गुड मॉर्निंग साथियों, सभी को वंदे मातरम, सुप्रभात, जय हिंद। साथियों, अभी तक हम इंग्लिश शिक्षण शास्त्र के कुल 6 टॉपिक या हम 6 यूनिट कह सकते हैं। ठीक है, तो 6 यूनिट अभी तक हम देख चुके हैं। साथियों, आज का जो हमारा यूनिट होने वाला है, ये जो क्लास आज के जो सेशन होने वाला है 7वां यूनिट पर होने वाला है, जिसमें हम इवोल्यूशन से जुड़ी जो कुछ प्रश्न है अर्थात टॉपिक है। देखिए, मूल्यांकन से जुड़े टॉपिक पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इनसे जुड़े क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, उसके लिए हमें टॉपिकों का अध्ययन करना आवश्यक है। तो बिल्कुल देर न करते हुए हम सीधे वीडियो पर आते हैं। देखिए, यूनिट 7 है हमारा, इवोल्यूटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, है ना। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? देखिए, भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन। ठीक है, एक बालक में भाषा की कितनी समझ आई है, अर्थात वह किस हद तक भाषा को ग्रहण कर पाया है, वही चीज जानना क्या है? मूल्यांकन है। कितना वह प्रवीण हो पाया है उस भाषा को सीखने में, अर्थात बोलने में, सुनने में, पढ़ने और लिखने में कितना सक्षम हो पाया है बालक, इसी का मूल्यांकन करना। ये जो मूल्यांकन है साथियों, LSRW के आधार पर होगा, अर्थात लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग के आधार पर ये जो बालकों का मूल्यांकन है होना है। तो इन बिंदुओं को समझने से पहले, इस यूनिट को समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना है साथियों, ये जो मूल्यांकन शब्द है वो क्या होता है। तो देखिए, इवोल्यूशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ टीचिंग। देखिए, मूल्यांकन क्या है? एक जरूरी पार्ट है शिक्षण प्रक्रिया का। एंड इज डन एट रेगुलर बेसिक, जो कि रेगुलर होता है ना, मूल्यांकन जो हमेशा होते रहता है। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, शैक्षणिक जो उद्देश्यों को जानने के, ठीक है, यह शैक्षणिक उद्देश्यों से जुड़ा होता है। अर्थात कोई भी बालक अपने उद्देश्यों की जो पूर्ति है कहां तक, ठीक है, कहां तक कर पाया है, अर्थात कितना सीख पाया है, इसी की जानकारी के लिए क्या करते हैं? मूल्यांकन। क्या सीखा, कितना सीखा, ये सब चीजें जानना ही मूल्यांकन है। ठीक है, अब ये जो मूल्यांकन है साथियों, देखिए, थ्रू द इवोल्यूशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द 3 साइड्स। देखिए, मूल्यांकन करने के जो 3 साइड है, 3 भाग कह सकते हैं, 3 बिंदु कह सकते हैं। अब ये क्या क्या है? एक तो है कॉग्निटिव, एक है इमोशनल और एक है फंक्शनल। ठीक है साथियों, तो मूल्यांकन करने के लिए 3 जो बिंदु है, कॉग्निटिव, इमोशनल और फंक्शनल। ठीक है, यदि हम इसे हिंदी में समझें मूल्यांकन को, तो मूल्यांकन का साधारण भाषा में अर्थ बच्चों का टेस्ट करना है ना। क्या है? मूल्यांकन में हम बच्चे ने कितना सीखा उसको जानते हैं, उसका टेस्ट करके जानते हैं ना। बिना मूल्यांकन के हम नहीं जान सकते हैं कि बच्चों ने सीखा कितना है, क्या सीखा है, और जो हमें समझाया है वह वास्तव में बच्चा समझ पाया है या नहीं, है ना। ये चीजें अगर जानना है तो सिर्फ मूल्यांकन ही ऐसी कहना चाहिए एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चों ने कितना सीखा, क्या सीखा, कितना समझ में आया, वो चीजें हम जान सकते हैं। ठीक है साथियों, मूल्यांकन के लिए एक प्लानिंग की भी आवश्यकता होती है। बिना प्लानिंग के हम मूल्यांकन नहीं कर सकते। उसी के आधार पर, अर्थात पहले प्लानिंग बनाया जाता है कि मूल्यांकन कैसे करना है, और उसी के आधार पर क्या होता है? तो मूल्यांकन होता है। ठीक है साथियों, अगले हम बिंदु पर आए तो देखिए, मूल्यांकन के जो स्टेप है, ठीक है, मूल्यांकन के जो स्टेप है वो क्या क्या होते हैं? स्टेप जिसे हम चरण भी बोल सकते हैं साथियों। दे आर एज फॉलो, ये जो है नीचे दिया गया है, कुछ बिंदु में हमने स्टेप्स को
बताने का जो प्रयास है किया है। तो देखिए, डिटरमाइन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंस, मेजर बिहेवियरल चेंजेस और परफॉर्म टेस्ट। इन 4 स्टेप के माध्यम से, इन 4 तरीकों के माध्यम से इवोल्यूशन करता है। ठीक है, देखिए, डिटरमाइन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव अर्थात सीखने के जो क्या क्या उद्देश्य है, अर्थात दोस्तों आज हमने क्या सिखाया या आज हमें क्या सिखाना है। मान लीजिए बालकों को हमने जोड़ सिखाया है, ये हमारा उद्देश्य है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। बात करें हम इंग्लिश में, मान लीजिए कि भाषा होता क्या है, अर्थात हमने लैंग्वेज के बारे में बताया। ठीक है, इंग्लिश में मान लीजिए आज की क्लास में हमने बच्चों को लैंग्वेज के बारे में बताया। अब उनका जो उद्देश्य क्या है, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज के प्रकार, ये सब चीजों के बारे में यदि हमने बताया तो वही क्या है, हमारा एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसके बाद में आता है ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंस। देखिए, सीखने के अनुभव ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, अब सीखने के कैसे कैसे अनुभव उसके सामने ला सकते हैं, ये टीचर का काम है, ताकि एक बालक क्या करे, सीख जाए, है ना। उसके बाद आता है हमारा मेजर बिहेवियर चेंजेस। देखिए, उस बालक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आता है उस कक्षा को अटेंड करने के बाद, अर्थात आज हमने सिखाया, उसको सीखने के बाद बालक में क्या परिवर्तन आया, वो भी क्या है, उसका भी मापन करना मूल्यांकन में शामिल है। उसके बाद एक तरीका होता है परफॉर्म टेस्ट। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस का भी हम टेस्ट करते हैं। तो ये 4 तरीका है जो कि मूल्यांकन के तरीके हैं, मूल्यांकन के चरण हैं साथियों। देखिए, ये जो डायग्राम आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, ठीक है, स्क्रीन पर जो डायग्राम आपको शो हो रहा है, देखिए, इवोल्यूशन, असेसमेंट और मेजरमेंट। ठीक है, तो इसका जो करना चाहिए साथियों, इस चित्र से आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए, इवोल्यूशन जो कि बाहर वाला जो आवरण आपको शो हो रहा है, ठीक है, उसके बाद में इवोल्यूशन के बाद में असेसमेंट है, जो कि दूसरे नंबर का जो आवरण आपको शो हो रहा है, ठीक है, जो कि हमने एरो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, यह असेसमेंट है, आकलन है। उसके बाद में तीसरा जो अंतिम डिब्बा है बीच का, वो क्या है, आपका मेजरमेंट। ठीक है, देखिए, कहने का क्या तात्पर्य है, इस चित्र से आपको क्या चीजें समझना है। तो देखिए, सबसे जो बड़ा होता है, ठीक है, वो क्या है, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन अर्थात मूल्यांकन, और इसी मूल्यांकन के अंतर्गत आपका आकलन भी आता है और मेजरमेंट भी आता है। ठीक है, अर्थात सबसे बड़ी क्या है, मूल्यांकन सबसे बड़ा है, और मूल्यांकन के अंदर ही आपका आकलन भी किया जाता है और मेजरमेंट भी किया जाता है। इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं साथियों। ठीक है, ज्यादा हम चित्रों पर ध्यान नहीं देंगे, इसको समझना बेहद जरूरी है। इस बिंदु को फोकस करें। देखिए, ऊपर के डायग्राम से स्पष्ट है कि मूल्यांकन सबसे बड़ा है, मूल्यांकन के अंदर आकलन आता है और आकलन में मापन, है ना। तो ये चीजें तो अभी हमने बता दिया है आपको। उसके बाद देखिए, अब हमने मूल्यांकन तो देख लिया, जनरल से जो डेफिनेशन है, होता क्या है एक्चुअल में मूल्यांकन, हम उन चीजों के बारे में जाने। अब हम जानेंगे असेसमेंट क्या है, आकलन क्या है। ठीक है, तो दिस फॉर्म ऑफ असेसमेंट इज परफॉर्म्ड एट द स्कूल लेवल बाय टीचर्स एंड एजुकेटर। ठीक है, ये जो अवस्था है, कहना चाहिए ये जो आकलन है वह क्या है, स्कूल लेवल पर शिक्षकों और जो एजुकेटर है, शिक्षा देने वाले अन्य जो है ना, उनके माध्यम से ये चीजें संपन्न होता है। इट इज चाइल्ड सेंटर। देखिए, चाइल्ड सेंटर से तात्पर्य क्या है, यह बाल केंद्रित होता है। क्या होता है, यह बाल केंद्रित, अर्थात बालक को केंद्र बिंदु मान करके क्या कराया जाता है, सिखाया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या माना गया है, बाल केंद्रित
साथ ही साथ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का अर्थ क्या है? बहुआयामी। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, तो आकलन में ये चीजें शामिल रहती है। उसके बाद देखिए, इट इम्प्रूव द सोशल, फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। देखिए इसमें अर्थात आकलन में क्या क्या चीजें शामिल होता है? तो आपका सामाजिक, भौतिक, भावनात्मक और इंटेलेक्चुअल अर्थात बौद्धिक, सामाजिक, बौद्धिक, शारीरिक। ये जो फिजिकल लिखा है वो शारीरिक है दोस्तों। ठीक है, तो सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास, बच्चों के बौद्धिक जो विकास है उसके लिए ये जो आकलन है जरूरी है। ठीक, अर्थात इन सभी विकासों को एक साथ हम जब जोड़ते हैं साथियों, तो वही क्या कहलाता है? हमारा सर्वांगीण, है ना, सर्वांगीण विकास इसी चीज को कहते हैं। किसको? जिसमें देखिए सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास, बौद्धिक विकास को शामिल जब किया जाता है तो वही क्या कहलाता है? हमारा सर्वांगीण विकास कहलाता है। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या है, इसको हिंदी में भी समझिए। आकलन को, आकलन का एक रूप स्कूल स्तर पर किया जाता है। यह बाल केंद्रित और बहुआयामी होते, अभी हमने देखा, जिसमें सामाजिक, शारीरिक और भावनात्मक पक्ष को सुधार किया जाता है ना। तो उन्हीं पक्षों पे सुधार के लिए ये चीजें होता है। अब देखिए आकलन टाइप ऑफ आकलन, टाइप ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट मतलब आकलन। तो आकलन के प्रकार, तो दो प्रकार के आकलन होते हैं। तो क्या क्या है देखिए, एक तो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और दूसरा है समेटिव असेसमेंट। ठीक है, फॉर्मेटिव और समेटिव ये दो असेसमेंट है। फॉर्मेटिव को हिंदी में रचनात्मक मूल्यांकन बोलते हैं और समेटिव को हिंदी में योगात्मक मूल्यांकन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां से ये जो टॉपिक हम आज अभी बता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपका अधिकांश क्वेश्चन बना है फॉर्मेटिव, समेटिव से, एसएससी से बना हुआ है। तो चलिए एक एक करके फॉर्मेटिव और समेटिव को ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हमारा आता है साथियों फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट होता क्या है उसको आप देखेंगे। ठीक है, अब रचनात्मक जो मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट अर्थात रचनात्मक मूल्यांकन होता क्या है? तो असेसमेंट डन डरिंग टीचिंग इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखिए ये जो आकलन है, ठीक है, ये जो आकलन है, रचनात्मक आकलन या रचनात्मक मूल्यांकन, तो होता क्या है साथियों? देखिए जब यह टीचिंग प्रक्रिया के साथ साथ चलता है, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है? फॉर्मेटिंग असेसमेंट। अध्यापन के दौरान किए जाने वाला जो असेसमेंट है फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। यह बच्चों को जानने का सबसे बेस्ट तरीका है। देखिए अभी मान लीजिए मैंने अभी लैंग्वेज में पढ़ाया कि व्हाट इज लैंग्वेज, टाइप ऑफ लैंग्वेज, है ना। तो जो लैंग्वेज के बारे में मैं आज बताया हूं, ठीक है, तो उसके बारे में मैं आज ही बच्चों से पूछ के जानने की कोशिश करूंगा कि आज का जो टॉपिक मैंने बताया उसको बालक कितना सीखा है। अर्थात प्रतिदिन अध्यापन कर रहे हैं तो उसी दौरान जब हम बालकों से असेसमेंट कर लेते हैं, बालकों का आकलन करते हैं, तो वही क्या कहलाता है? हमारा फॉर्मेटिव आकलन। अर्थात यह पढ़ा रहे हैं तो बीच बीच में हम ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आता है दूसरा बिंदु। दूसरा क्या है हमारा? समेटिव असेसमेंट, जिसे हम योगात्मक आकलन बोलते हैं। अब ये योगात्मक आकलन होता क्या है साथियों? देखिए असेसमेंट डन एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड समेटिव असेसमेंट, है ना। तो क्या है देखिए, योगात्मक आकलन होता क्या है? वर्ष के अंत में जब आकलन किया जाए तो वही क्या है? देखिए इन एंड ऑफ द ईयर, अर्थात वर्ष के अंत में जब आकलन
किया जाता है साथियों, वो क्या कहलाता है? हमारा समेटिव असेसमेंट या योगात्मक आकलन कहलाता है। समझ में आ गया होगा। देखिए, फॉर्मेटिव में कक्ष में पढ़ा रहे हैं शिक्षक, उसी दौरान अगर आकलन कर ले वो फॉर्मेटिव है। और साल में एक बार या 2 बार, है ना, जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, साल में 2 ही बार होता है ना, तो यही चीजें क्या है? हमारा समेटिव कहलाता है साथियों। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन बेहद ही इंपॉर्टेंट। सतत, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अब ये जो 3 शब्दों से मिलकर बना है, इसी को साथियों, इसी को बोलते हैं सीसीई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सीसीई कॉम्प्रिहेंसिव, देखिए, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसीई, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी हम इनको चर्चा करें तो देखिए, आपको जो कि एक टेबल जैसा एक कहना चाहिए शो हो रहा है डायग्राम की तरह, मैंने सीसीई को अर्थात कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को 2 भागों में बांट दिया है। एक तरफ स्कॉलस्टिक एरिया और दूसरी तरफ को स्कॉलस्टिक एरिया। ठीक है, अब देखिए यहां स्कॉलस्टिक एरिया, इसमें पढ़ना, लिखना आदि मानसिक कार्य। देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन जिसे हम सीसीई बोलते हैं, तो सीसीई में 2 पक्ष आता है, संज्ञानात्मक स्कॉलस्टिक जिसे संज्ञानात्मक बोलते हैं, और को स्कॉलस्टिक जिसे हम सह संज्ञानात्मक बोलते हैं। अब संज्ञानात्मक अर्थात स्कॉलस्टिक में क्या होता है साथियों? इसमें दोस्तों देखिए, ऐसे बच्चे जिनकी रुचि बुद्धि से जुड़ी कार्य में हो, पढ़ने में, लिखने में, ये सभी चीजों में जब जिनकी मानसिक कार्य करता है तो वो क्या है, उसी के आधार पर यदि वो क्षेत्र चुनता है तो वह क्या है? स्कॉलस्टिक एरिया है, संज्ञानात्मक क्षेत्र है। और यदि कोई बालक पढ़ाई लिखाई के अलावा खेलता है, म्यूजिक को अपना पैशन बनाता है, डांसिंग या पेंसिंग को चयन करता है, पेंटिंग को, तो ये चीजें क्या है? को स्कॉलस्टिक कहलाता है, सह संज्ञानात्मक कहलाता है। ठीक है, अब संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक बिल्कुल ही सरल है साथियों। ठीक है, संज्ञानात्मक में जो बुद्धि से जुड़े क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, और सह संज्ञानात्मक में जिसमें प्लेइंग, म्यूजिक, डांसिंग, रनिंग, पेंटिंग, वो तमाम चीजें इसमें शामिल रहता है शिक्षा के अलावा। ठीक है, तो ये चीजें हैं साथियों सीसीई में। अब देखिए, अब इन तीनों के अर्थ को समझें, अर्थात कॉम्प्रिहेंसिव, देखिए कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये 3 शब्द है ना, CCE कॉम्प्रिहेंसिव, देखिए कंटिन्यूअस, कॉम्प्रिहेंसिव और इवैल्यूएशन। अब इन 3 चीजों के, इन 3 शब्दों के अर्थ को समझें क्या होता है। तो सबसे पहले आता है कंटिन्यूअस, जिसे सतत कहते हैं। तो इट रिफर्स टू द रेगुलरिटी इन द असेसमेंट, द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखिए, इट रिफर टू द, देखिए यह क्या है? रेगुलर, प्रतिदिन को यह क्या करता है? प्रतिदिन आकलन को यह प्रेरित करता है, या कह सकते हैं रिफर करता है कि बालकों का जो आकलन है प्रतिदिन, कंटिन्यूअस का अर्थ ही है सतत, हमेशा बालकों का जो आकलन है वो करना चाहिए। द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखिए, बालकों के जो विकास की प्रक्रिया है वो कंटिन्यूअस है, लगातार, अर्थात सतत विकास की प्रक्रिया है। बालकों का जो विकास है वह सतत होता है, सतत विकास की प्रक्रिया होती है। इसीलिए क्या है? लगातार सतत बच्चों का जो है असेसमेंट करते रहना चाहिए, प्रतिदिन की कक्षा में बच्चों का आकलन करते रहना चाहिए। उसके बाद देखिए, कंटिन्यूअस के बाद में हमारा आता है कॉम्प्रिहेंसिव। अब ये जो कॉम्प्रिहेंसिव होता क्या है साथियों? व्यापक शब्द क्या होता है? तो इट रिफर्स टू बोथ, अर्थात स्कॉलस्टिक एंड नॉन स्कॉलस्टिक एरिया ऑफ ए स्टूडेंट्स ग्रोथ। देखिए, यहां कॉम्प्रिहेंसिव का तात्पर्य है व्यापक,
अब इट रिफर टू बोथ, देखिए ये जो व्यापक जो शब्द है साथियों, वह दो चीजों को कहना चाहिए रिफर करता है, एक स्कोलेस्टिक एरिया और एक को स्कोलेस्टिक एरिया। अभी हमने बताया स्कोलेस्टिक एरिया जिसे संज्ञानात्मक क्षेत्र बोलते हैं, तो ये जो स्कोलेस्टिक एरिया है, ठीक है, ये जो स्कोलेस्टिक एरिया है इसमें बुद्धि से जुड़े सभी कार्य, चाहे वह गणित सीखना, पढ़ना, लिखना, पत्रकार, ये सब चीजें बुद्धि से जुड़ी है, ज्ञान से जुड़ी है, दिमाग से जुड़ी है, ठीक है। और को स्कोलेस्टिक एरिया या नॉन स्कोलेस्टिक एरिया सहसंज्ञानात्मक जो क्षेत्र है, इसमें डांसिंग आएगा, प्लेइंग आएगा, पेंटिंग आएगा, सिंगिंग आएगा, वो तमाम चीजें जो शिक्षा से हटके हैं वो सभी चीजें नॉन स्कोलेस्टिक एरिया में आता है। ठीक है साथियों, स्कोलेस्टिक और नॉन स्कोलेस्टिक में आप समझ गए होंगे। अब देखिए इवोल्यूशन, इसमें टेस्ट टूल आदि का उपयोग करके बच्चों का क्या है टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब ये सीसी अभी हमने देखा, उसी सीसी का क्या एम है, उनका क्या उद्देश्य है, एक झलक इस पर भी डालिए तो बच्चों के सीखने का जो स्तर है वह पता चले, इसी के लिए सीसी लाया गया था। कंप्रिहेंसिव कंटिन्यूअस कंप्रिहेंसिव इवोल्यूशन जो कि है सीसी, तो क्यों लाया गया था, बच्चों ने कितना सीखा, उसका स्तर कौन सा है, यही जानने के लिए सीसी लाया गया साथियों। ठीक है, अभी देखिए इसके कुछ और बिंदु है। टू हेल्प डेवलप कॉग्निटिव, देखिए यह क्या है, बच्चों में संज्ञानात्मक है ना, चिंतन इत्यादि को क्या करता है, यह बढ़ाने में मदद करता है। बच्चों को जो है कहना चाहिए साथियों, व्यापक क्षेत्र में, व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत सोचने को प्रेरित करता है। टू ले एम्फेसिस ऑन थॉट्स प्रोसेस एंड डी एम्फेसिस मेमोराइजेशन, रचने को हटाकर सोचने पर, देखिए रटना है ये साथियों, तो बिल्कुल जैसे एक बालक क्या करता है, इंग्लिश जैसे उसको हम बोल दें, इंग्लिश सीखने को, इंग्लिश पढ़ने को, इंग्लिश, तो क्या करता है एक बालक, इंग्लिश को रट्टा मारता है। रटने को ज्यादा हम एक बालक महत्व देते हैं, तो हमें रटने को जो महत्व ना दे करके किसको महत्व देना है, सोचने पर जोर देना है। ठीक है, किस पर जोर देना है साथियों, सोचने पर। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है, देखिए रेगुलर डायग्नोसिस करके रिमेडियल टीचिंग। देखिए बच्चों ने क्या सीखा, कितना सीखा, क्या कमी रह गई, उस पर सुधार कैसे करना है। ठीक है, तो ये सभी चीजें जरूरी है, इसके लिए हम डायग्नोस करेंगे, उसका रिमेडियल टीचिंग उपचारात्मक शिक्षक देंगे। तो उपचारात्मक शिक्षण देने से पहले उनकी समस्याओं को जानना, समस्याओं का समाधान करने की फिर कोशिश करना। चौथा पॉइंट है इवोल्यूशन को सीसी का पार्ट बनाना। देखिए जो इवोल्यूशन है साथियों, मूल्यांकन है, उसे सीसी का पार्ट बनाना भी इसका जो क्या है उद्देश्य है, अर्थात सीसी का उद्देश्य है। ठीक है, उसके बाद में देखिए अब पांचवा है परफॉर्मेंस स्टेटस मेंटेन करना, अर्थात बालक कितना सीखा, कौन से स्तर में पहुंचा, उसको नित्य प्रतिदिन मेंटेन करना बेहद जरूरी है। ठीक है, अब सीसी के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए कौन कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है, तो देखिए ये जो टेस्ट है, सीसी टेस्ट है, फॉर्मेटिव टेस्ट और समेटिव टेस्ट, ये दो तरीके से टेस्ट होता है। रचनात्मक टेस्ट होता है और योगात्मक टेस्ट होता है। ठीक है साथियों, तो ये तो रहा आपका जो यूनिट 7 है। अब यूनिट 7 में ये जो आपको फैक्ट दिख रहा है उसको आप देखें। एक तरफ फॉर्मेटिव लिखा है साथियों, एक तरफ समेटिव। फॉर्मेटिव की हम बात करें, देखिए इसको समझिए, इसमें लगातार मॉनिटरिंग किया है। देखिए कक्षा में आज पढ़ा रहे हैं, तो कक्षा में पढ़ाते समय भी एक शिक्षक जब बालकों को मॉनिटरिंग करे तो वही क्या है, हमारा क्या है दोस्तों, फॉर्मेटिव आकलन कहलाता है। जबकि समेटिव में होता क्या, यह साल में 2 बार होता है और अंत में होता है। ठीक है, समेटिव क्या है, साल में 2 बार होगा और अंत में होगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग, देखिए फॉर्मेटिव क्या है,
यह असेसमेंट फॉर लर्निंग है, ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। जबकि जो समेटिव है साथियों, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। क्या है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। तीसरा है बच्चों को गाइड करने के लिए करते हैं। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, आज हम सिखा रहे हैं तो उसकी कमी को तुरंत हम बच्चों को बताते हैं, उनको गाइड करने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट का उपयोग करते हैं। जबकि समेटिव में क्या होता है, बच्चों को जो पढ़ाया गया वह कितना सीखा यह जानने के लिए समेटिव का उपयोग करते हैं। अब उसके बाद में चौथा आता है, इसी में चौथा बिंदु, यह अनफॉर्मल होता है जबकि यह फॉर्मल होता है, ठीक है। फॉर्मेटिव अनफॉर्मल, जबकि समेटिव क्या होता है, फॉर्मल होता है। अगला बिंदु है, देखिए, यह डायग्नोसिस या डायग्नोस्टिक और रिमेडियल होता है ना। फॉर्मेटिव जो असेसमेंट है उपचारात्मक होता है, रिमेडियल होता है। क्यों? देखिए, अभी मैं क्या है, बच्चों को जो चीजें पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, तो बच्चों ने कितना सीखा मैं उसी दौरान पढ़ाते पढ़ाते पूछ रहा हूं, तो ये क्या हो रहा है, उनका तुरंत उपचार भी हो रहा है। क्या समस्या है मैंने पूछा, एक डॉक्टर से पूछता है कि क्या हुआ है बेटा, बताता है कि सर मेरे को बुखार है। अब वो डॉक्टर क्या करता है, उसके बुखार को दूर करने की कोशिश करता है ना। तो यही क्या है, डायग्नोस्टिक कहलाता है। छठवां पॉइंट, यह पीयर ग्रुप को हेल्प भी करता है, साथी समूह, ठीक है। पीयर ग्रुप मतलब साथी समूहों को भी यह क्या करता है, हेल्प करता है। जबकि समेटिव में क्या है, इसमें मूल्यांकन होता है, आकलन नहीं। देखिए, इसमें नंबर दिया जाता है। जैसे इसमें क्या क्या एग्जाम हो सकते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम या वार्षिक परीक्षा। तो इस तरह का जो एग्जाम है संपन्न हो सकता है। तो ये जो बिंदु है मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, जिसमें फॉर्मेटिव और समेटिव को हमने देखा। इसके पहले सीसीई टेस्ट टूल्स के बारे में हमने जाना, सीसीई का क्या उद्देश्य है उसको भी जाना, सीसीई के बारे में स्कोलेस्टिक एरिया, को स्कोलेस्टिक एरिया आदि के बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया है साथियों। कल के सेशन में, देखिए परसों के सेशन से मिलेंगे, सॉरी, तो परसों के सेशन में हम फिर एक नया अध्याय के साथ चलेंगे। जय हिंद।